फिल्म की शुरुआत एक ऐसी जगह से होती है जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। मौसम इतना खतरनाक ठंडा होता है कि वहां की जमीन भी पूरी तरह जम चुकी होती है। इसी जमी हुई बर्फ के अंदर एक पुराना एयरक्राफ्ट दबा पड़ा होता है। अब सवाल ये था कि इतनी बर्फ के अंदर ये प्लेन आया कैसे। इसका सच जानने के लिए एक रिसर्च टीम वहां पहुंचती है। वे लेजर मशीन से बर्फ को काटते हैं और धीरे धीरे उस एयरक्राफ्ट के अंदर घुस जाते हैं। अंदर का नज़ारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें एक गोल ढाल जैसी चीज दिखाई देती है, नीली लाल रंग की, बीच में एक स्टार, बिल्कुल कैप्टन अमेरिका की शील्ड जैसी। अब टीम का शक पक्का हो जाता है कि ये ढाल कैप्टन अमेरिका की ही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर शील्ड यहाँ है तो क्या कैप्टन अमेरिका भी इसी एयरक्राफ्ट में मौजूद था। यही सवाल लेकर कहानी हमें ले जाती है फ्लैशबैक में। अब हम पहुंचते हैं उस दौर में जब जर्मन आर्मी का दबदबा था, जहां सैनिक अपने कमांडर के आदेश पर एक मिस्ट्री ऑब्जेक्ट की तलाश कर रहे होते हैं। लेकिन जब उन्हें वो चीज नहीं मिलती तो उनका लीडर खुद एक चर्च में पहुंचता है और वहां एक प्रीस्ट से मिलता है। प्रीस्ट उसे एक क्रिस्टल जैसा क्यूब देता है, लेकिन कमांडर समझ जाता है कि ये नकली है। वो प्रीस्ट को धमकाते हुए पूछता है, जहां असली चीज छुपाई है वो जगह बताओ। प्रीस्ट मना कर देता है और कहता है, वो ताकत तुम्हारे लिए नहीं है, वो सिर्फ भगवान के लायक है। कमांडर गुस्से में खुद दीवार पर लगे एक रहस्यमयी बटन को दबाता है और तभी एक गुप्त बॉक्स खुलता है जिसमें असल क्रिस्टल क्यूब रखा होता है। जैसे ही वो उसे उठाता है, क्यूब में से तेज रोशनी निकलने लगती है और वहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। 1 साल बाद एक शहर में हमें कुछ जवान लड़के दिखते हैं और उनमें से एक होता है हमारा मेन कैरेक्टर स्टीव रॉजर्स। स्टीव का सपना होता है कि वो आर्मी ज्वाइन करे और देश के लिए लड़े, लेकिन उसकी बॉडी कमजोर होती है, इसलिए वो बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। स्टीव का सबसे अच्छा दोस्त होता है बकी बार्न्स, जो उसे समझाता है कि तू टेंशन मत ले, आज रात मैं तुझे एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ तू खुश हो जाएगा। दोनों रात में एक फेस्टिवल में जाते हैं जहाँ भविष्य की दुनिया जैसी टेक्नोलॉजी और शो दिखाए जा रहे होते हैं। स्टीव वहाँ एक मिलिट्री की फोटो देखता है और उदास होकर बकी से पूछता है, क्या मैं कभी आर्मी में जा पाऊंगा। बकी बोलता है, भाई तू बहुत जिद्दी है, लेकिन तेरी बॉडी साथ नहीं दे रही। यही बातचीत पास खड़ा एक चश्मे वाला डॉक्टर सुन लेता है। अगले ही पल स्टीव फिर से आर्मी में भर्ती होने के लिए फॉर्म भरने पहुंचता है, लेकिन वहां उसे फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तभी वही डॉक्टर स्टीव के पास आता है, उससे कुछ सवाल पूछता है, उसके अंदर का जज्बा देखता है और फिर स्टीव के फॉर्म पर एक खास स्टैंप लगा देता है। स्टीव को समझ नहीं आता, लेकिन वही स्टैंप उसकी किस्मत बदल देता है। इसके बाद स्टीव को मिलिट्री हेडक्वार्टर ले जाया जाता है, जहां एक कर्नल और एजेंट पैगी कार्टर मौजूद होते हैं। सब कर्नल उस डॉक्टर से पूछते हैं, ये कमजोर लड़का कैसे सेना के लायक है। तभी अचानक वहीं एक ग्रेनेड जैसा धमाका होता है और सारे लोग डरकर भागने लगते हैं, लेकिन स्टीव भागता नहीं, वो सीधे उस ग्रेनेड के ऊपर लेट जाता है ताकि बाकी सब लोगों की जान बच जाए। और यही देखकर कर्नल को एहसास हो जाता है कि स्टीव में ताकत भले ना हो, लेकिन दिल एक असली सोल्जर वाला है। और यहीं से स्टीव का सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। उधर दूसरी तरफ एक खतरनाक आदमी दिखाया जाता है, रेड स्कल, जो उस क्रिस्टल क्यूब की ताकत को हथियारों में बदलने की तैयारी कर रहा होता है। उसका साइंटिस्ट कई दिनों की मेहनत के बाद ऐसी मशीन बना लेता है जो क्यूब की एनर्जी को गन और हथियारों में ट्रांसफर कर सकती है। अब रेड स्कल का सपना होता है कि वो दुनिया पर राज करे और कोई उसे रोक ना पाए। इधर पैगी कार्टर स्टीव को एक खास जगह लेकर जाती है जहां उसे सुपर सोल्जर बनाने की तैयारी चल रही होती है। यही स्टीव को एक ऐसी मशीन में रखा जाता है जिसे कहते हैं वाइटा रेस चेंबर। स्टीव अंदर जाता है, मशीन चालू होती है, तेज रोशनी, भारी वाइब्रेशन और जबरदस्त एनर्जी निकलती है और स्टीव दर्द से चीखने लगता है, क्योंकि उसका शरीर इस प्रोसेस को झेल नहीं पा रहा होता। जब वाइटा रे चेंबर सिर्फ 70% पर चल रही होती है, तब भी उसके अंदर से निकलती किरणें इतनी तेज होती हैं कि स्टीव की चीखें और ज्यादा तेज हो जाती हैं। सभी साइंटिस्ट घबरा जाते हैं और मशीन बंद करने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी स्टीव अंदर से चिल्लाता है, नो, मैं कर सकता हूं, मैं सह लूंगा, इसे 100% तक बढ़ाओ। सभी हैरान रह जाते हैं, मगर आखिरकार मशीन को 100% वाइटा रेस तक बढ़ा दिया जाता है। पूरा चैम्बर रोशनी और एनर्जी से भर जाता है और कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही हर किसी की आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि जो स्टीव कुछ मिनट पहले तक कमजोर दिख रहा था, अब वो मजबूत, मस्क्यूलर और सुपर पावरफुल बन चुका होता है। लेकिन तभी अचानक वहां एक असैसिन एंट्री करता है। वो आते ही सीरम चुरा लेता है और भागते हुए डॉक्टर पर गोली चला देता है। डॉक्टर गिर जाते हैं। स्टीव तुरंत उनके पास पहुंचता है।
डॉक्टर कांपती आवाज में कहते हैं, सीरम वापस लाओ। स्टीव गुस्से में उठता है और उसी वक्त कसम खाता है कि वो उसे पकड़ कर रहेगा। असैसिन तेजी से भागता है, कार स्टार्ट करता है और शहर की गलियों में निकल जाता है। लेकिन अब स्टीव सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वो अब बन चुका है कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका हवा की तरह दौड़ता है, ऊंची छलांग लगाता है, गाड़ियों के ऊपर से कूदता हुआ असैसिन का पीछा करता है। असैसिन जब खुद को बचाने के लिए पानी में छलांग लगाकर वाटरक्राफ्ट से भागने लगता है, कैप्टन अमेरिका वहां भी उसे पकड़ लेता है। लेकिन असैसिन पहले से पॉइजन खाकर आया होता है और पकड़े जाने के कुछ सेकंड बाद ही वो मर जाता है। स्टीव वापस आता है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर अब नहीं रहे और सीरम भी गायब हो चुका है। मतलब अब यूएस आर्मी और सुपर सोल्जर्स नहीं बना सकती। अब सरकार फैसला करती है स्टीव ही एकमात्र सुपर सोल्जर है, इसलिए वो ही बनेगा कैप्टन अमेरिका और वही अब देश की उम्मीद है। कुछ दिन बाद स्टीव को पता चलता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त बकी बार्न्स रेड स्कल के लोगों के हाथों पकड़ा जा चुका है। कैप्टन अमेरिका ये सुनते ही तैयार हो जाता है। अब वो अकेले जाएगा और अपने दोस्त को हर हाल में बचाएगा। कैप्टन अमेरिका दुश्मन के बेस में घुसते ही भयानक फायरिंग शुरू हो जाती है। हर तरफ गोलियां, धमाके और चीखें। लेकिन कैप्टन अमेरिका किसी तरह अंदर पहुंच जाता है और देखता है कि बकी एक स्ट्रेचर से बंधा पड़ा है, बेहोश, कमजोर और पूरी तरह टॉर्चर हुआ। स्टीव तुरंत उसे आजाद करता है। बकी उसे देखकर पहले यकीन नहीं कर पाता, फिर खुश होकर बोलता है, स्टीव, तू इतना बड़ा कैसे हो गया? दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक भी होते हैं और खुश भी। लेकिन तभी बेस में ब्लास्ट होने लगता है और सब कुछ जलने लगता है। दोनों भागते हुए बाहर निकलते हैं, लेकिन सामने रेड स्केल्स खुद आ जाता है। वो कैप्टन अमेरिका को मारने के लिए आगे बढ़ता है। स्टीव अपनी शील्ड उठाकर बचाव करता है। इससे रेड स्केल्स और भड़क जाता है। गुस्से में वो अपना मास्क आग में फेंक देता है और पहली बार उसका लाल खौफनाक चेहरा साफ दिखाई देता है। फिर वो पुल का हिस्सा तोड़ देता है ताकि स्टीव आगे ना बढ़ सके और वहां से अपने साइंटिस्ट को लेकर फरार हो जाता है। कैप्टन अमेरिका बकी और बाकी कैदियों को बचाकर वापस यूएस आर्मी में ले आता है। कर्नल और पूरी फोर्स ये देखकर बेहद खुश होती है। उनकी जीत की खुशी में एक सेलिब्रेशन पार्टी रखी जाती है। पार्टी में स्टीव बताता है, जब वो बकी को बचाने गया था, वहां उसे एक बड़ा मैप दिखा जिस पर कई देशों के झंडे लगे थे। इसका मतलब साफ था, रेड स्कल सिर्फ अमेरिका नहीं, दुनिया पर हमला करने वाला है। स्टीव सबको समझाता है कि अगर हम अभी उसे नहीं रोकेंगे तो आगे बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। सब कैप्टन अमेरिका के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उसे एक नई अपग्रेडेड शील्ड दी जाती है और उसकी टीम एक नए मिशन पर निकल पड़ती है। लेकिन मिशन के दौरान रेड स्कल के एक साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए कैप्टन अमेरिका अपनी टीम के साथ एक चलती ट्रेन पर हमला करता है। टीम ट्रेन में घुस जाती है। बकी भी रस्सी के सहारे ट्रेन पर चढ़ रहा होता है, लेकिन ट्रेन खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है और बकी का हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गहरी खाई में गिर जाता है। स्टीव बस चीख पाता है, बकी! अब रेड स्कल का साइंटिस्ट उनके कब्जे में होता है। कर्नल उससे पूछताछ करता है तो पता चलता है कि रेड स्कल सच में कई देशों पर हमला करने की तैयारी कर चुका है और उसकी पूरी जानकारी उसके मेन कैंप में मौजूद है। कैप्टन अमेरिका वक्त बर्बाद नहीं करता और बोलता है, अब हम सीधे वहीं जाएंगे, अभी। फिर वो अपनी टीम के साथ बाइक लेकर जंगलों और वीरान रास्तों से होते हुए रेड स्कल के बेस की तरफ निकल पड़ता है। काफी मुश्किलों के बाद कैप्टन अमेरिका और उसकी टीम रेड स्कल के बेस तक पहुंच जाती है, लेकिन रेड स्कल को पहले से ही पता चल चुका होता है कि ये लोग आने वाले हैं, इसलिए वो पहले से ही अपना एस्केप प्लान तैयार करके बैठा होता है। उसका एयरक्राफ्ट तैयार होता है और वो वहां से भागने ही वाला होता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका उसे ऐसे जाने थोड़ी देगा। कैप्टन अमेरिका तुरंत गाड़ी लेकर उस एयरक्राफ्ट का पीछा करना शुरू कर देता है। उसके साथ कर्नल और पैगी कार्टर भी होते हैं और जैसे ही एयरक्राफ्ट आगे बढ़ता है, कैप्टन अमेरिका फुल स्पीड में जाकर उसमें चुपके से एंटर कर जाता है। एयरक्राफ्ट के अंदर घुसते ही कैप्टन अमेरिका उसे ढूंढने लगता है, लेकिन तभी रेड स्कल पीछे से हमला कर देता है। रेड स्कल के हाथ में एक लेजर गन होती है जिससे वो लगातार फायर करता रहता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका अपने शील्ड से एक एक अटैक रोक देता है। फिर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। रेड स्कल उसे धक्का देता है, कैप्टन अमेरिका पलटकर हमला करता है। दोनों एक दूसरे को गिराते हैं, घसीटते हैं और आखिर में
कैप्टन अमेरिका उसे उठाकर एक मशीन पर पटक देता है, लेकिन उसी झटके से एयरक्राफ्ट का सिस्टम गड़बड़ा जाता है। पूरी प्लेन हिलने लगती है और नीचे गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। रेड स्कल तुरंत कंट्रोल रूम में जाकर एयरक्राफ्ट को संभाल लेता है और फिर वापस आता है कैप्टन अमेरिका को मारने। इसी बीच एक बड़ा हादसा हो जाता है। अचानक टेसरेक्ट वाला कंटेनर टूटने लगता है और वो जोर से चमकने लगता है। रेड स्कल उसे पकड़ने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उसे हाथ लगाता है, टेसरेक्ट की एनर्जी उसके पूरे शरीर में फैल जाती है। रेड स्कल चीखता है और अगले ही पल रेड स्कल गायब हो जाता है। मतलब वो उस ताकत को सह नहीं पाया और उसी में खत्म हो गया। टेसरेक्ट एयरक्राफ्ट के नीचे का हिस्सा पिघला देता है और नीचे समुद्र में गिर जाता है। अब कैप्टन अमेरिका कंट्रोल रूम में पहुंचता है और उसे पता चलता है कि इस एयरक्राफ्ट में मिसाइल्स और बॉम्ब्स भरे हुए हैं और रेड स्कल का प्लान था इन्हें अलग अलग देशों पर गिराकर तबाही मचाना। लेकिन अब रेड स्कल तो खत्म हो चुका है, पर एयरक्राफ्ट अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। कैप्टन अमेरिका समझ जाता है कि अगर ये प्लेन आगे गया तो लाखों लोग मर जाएंगे। इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, खुद को कुर्बान करना। कैप्टन अमेरिका पैगी कार्टर को कॉल करता है और कहता है, पैगी, मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, मुझे इस एयरक्राफ्ट को आर्कटिक में क्रैश करना पड़ेगा। पैगी टूट जाती है, रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कैप्टन अमेरिका शांत रहता है और फिर कैप्टन अमेरिका एयरक्राफ्ट को आर्कटिक की बर्फ में क्रैश कर देता है। यही वही सीन था जो मूवी के शुरू में दिखाया गया था, जहां रिसर्च टीम बर्फ में दबी हुई प्लेन को खोजती है और उसमें कैप्टन अमेरिका का शील्ड भी मिलता है। उधर बाद में एक साइंटिस्ट समुद्र से टेसरेक्ट निकाल लेता है। सबको लगता है अगर टेसरेक्ट बच गया तो हो सकता है कैप्टन अमेरिका भी जिंदा हो, और कुछ समय बाद वो कैप्टन अमेरिका को बर्फ में जिंदा हालत में ढूंढ लेते हैं। कैप्टन अमेरिका होश में आता है और उसे लगता है वो अभी भी पुरानी दुनिया में है, पर तभी रेडियो पर वो सुनता है एक लाइव मैच की कमेंट्री। कैप्टन अमेरिका चौंक जाता है, ये मैच तो मैं पहले देख चुका हूँ, फिर ये लाइव कैसे चल रहा है? वो घबरा कर बाहर भागता है और तभी उसे एक आदमी रोक कर कहता है, हम तुम्हें धीरे धीरे सब बताना चाहते थे, पर अब तुम खुद जान चुके हो। वेलकम टू द फ्यूचर कैप्टन। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।